Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about a very important subject, very important topic. ये टॉपिक आपका थ्योरी पर्पज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल पर्पज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके सिलेबस में कई तरह के प्रैक्टिकल दिए गए हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम आपका क्या है, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस नॉर्मल एंड मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे तरह से आपके सिलेबस में थ्योरी के अंदर भी टॉपिक आपका है। ठीक है, इसके अलावा साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल में भी ये सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पर दो चीजें हैं, प्रिपरेशन हमें प्रिपेयर करना है, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, हमको स्टैंडर्डाइज्ड करना है। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने जैसे कि आपने पढ़ा भी है, इससे पहले आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है वो पढ़ा है। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपके दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो आपने पढ़ा है। इसके अलावा आपने ये पढ़ा है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, एक नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, ये सब आपने पढ़ रखा है। ठीक है, फिर भी मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। बेसिकली स्टैंडर्ड सबस्टांस या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मान लेते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपका वो सॉल्यूशन होता है जो कि स्टैंडर्ड सबस्टांस को किसी डिफाइंड क्वांटिटी या डिफाइंड अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व करके बनाया जाता है ना। स्टैंडर्ड सबस्टांस वो होता है जो कि आपका हाईली प्योर होता है, कांस्टेंट वेट होता है और हाइग्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, सॉरी, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉपर्टी जिसके पास होती है वो आपका स्टैंडर्ड सबस्टांस होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सबस्टांस को जब हम एक निश्चित मात्रा में, पानी की निश्चित मात्रा में घोलते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है वो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहलाता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपके दो टाइप के थे, एक आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड था, एक आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड था। प्राइमरी स्टैंडर्ड में आपका क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होता है जिसको रेफरेंस माना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आपके लैब में एसिड्स की बोतलें होती हैं, जैसे कि HCl का एग्जांपल ले लेते हैं, वो आपका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और उसकी नॉर्मेलिटी होती है 11.5 नॉर्मल, या परसेंट में बात करें तो 37% वो आपका कंसंट्रेट होता है। तो जो ये 37% है ये क्या है, आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड है। अब जितने भी आपके HCl के सॉल्यूशन आगे बनेंगे, 1 नॉर्मल का, 2 नॉर्मल का, 3 का, वो सब आपके इसी को रेफरेंस मान के बनेंगे। तो जो आपकी वो बोतल है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है और जो उसको देख के बनाया जा रहा है वो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, वैसे तो प्राइमरी जो आपके सॉल्यूशन होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं आपके, उनको स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो हाईली प्योर होते हैं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। कहने का मतलब है एक आइडियल प्रॉपर्टी रखते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं आपके, जिसको हम रेफरेंस मान के बनाते हैं, उनको स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता होती है। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने 1 नॉर्मल का कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर नहीं बोल सकते कि क्या वो एक्चुअल में 1 नॉर्मल का बना या नहीं बना, क्योंकि बहुत सारे एरर्स काम करते हैं। केमिकल एक्सपायर हो चुका होगा, केमिकल आपका ज़्यादा पुराना हो चुका होगा, जिस वाटर में आपने डिजोल्व किया है वो वाटर आपका एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी हो सकती है, आपका ग्लासवेयर अच्छे से कैलिब्रेट नहीं होगा, बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं आपके, जिनकी वजह से सेकेंडरी स्टैंडर्ड आपका एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी वजह से हमको चेक करना पड़ता है कि क्या जितना हमको चाहिए वो एक्चुअल में उतना है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, है ना। अगर 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाया है तो उसको चेक करते हैं कि क्या वो एक्चुअल में 1 नॉर्मल का बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो यही आपका टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक में आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड के बारे में बात करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, आपका सोडियम, आपका पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के बारे में बात करनी है, सेरिक अमोनियम सल्फेट के बारे में बात करनी है। तो दैट मीन बहुत सारे आपके कंपाउंड हैं जिनके हमको सॉल्यूशन बना के देखने हैं और उनको स्टैंडर्डाइज करना है। सबसे पहला आपका टॉपिक यहाँ पे रहेगा ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। ठीक है, आपके सिलेबस में सबसे पहला क्या है, ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। देखिए, वैसे तो ऑक्जेलिक एसिड आपका क्या है, ऑक्जेलिक आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। क्या है आपका ये, ऑक्जेलिक आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो उसको स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि ये आपका पहले से ही क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आपके सिलेबस में ये दिया है, तो अगर फिर भी हमको उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़े
तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली स्टैंडर्डाइज का जो ये आपका प्रोसेस है, स्टैंडर्डाइज करने का सिंपल सा तरीका होता है टाइट्रेशन के द्वारा, ठीक है। टाइट्रेशन आपके पास सेकंड यूनिट में आएगा, सेकंड थर्ड में आएगा, लेकिन अभी हम थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको जरूरत पड़ेगी टाइट्रेशन की। तो टाइट्रेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। बेसिकली टाइट्रेशन इज टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एनी अननोन कंपाउंड, ठीक है। किसी अननोन कंपाउंड की सांद्रता या कंसंट्रेशन पता करना ही क्या कहलाता है, टाइट्रेशन कहलाता है, ठीक है। टाइट्रेशन में आपके क्या होते हैं, आपने लैब में देखा होगा, एक आपका ब्यूरेट होता है, ठीक है, जब हम टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक आपका कोनिकल फ्लास्क होता है, ये होता है ना। इसके अलावा यहाँ पे इसकी एक नोब लगी होती है, ठीक है, जिसके द्वारा हम इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक ब्यूरेट स्टैंड होता है, जिसमें आपकी ये ब्यूरेट लगी रहती है, ठीक है। इस तरीके से हम परफॉर्म करते थे। एक आपकी ब्यूरेट होती थी, एक आपका कोनिकल फ्लास्क होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें हम किसी अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन पता करते हैं, बट बाय यूजिंग एक कंपाउंड जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता है। कहने का मतलब क्या है, हम किसी अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन पता करते हैं, लेकिन किसके द्वारा, किसी नोन कंपाउंड के द्वारा जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता है। लेकिन उन दोनों कंपाउंड के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, जैसे कि एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। आपके रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में रेडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। आपका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो करता है। तो दैट मीन फॉर एग्जांपल एसिड बेस का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है, जिसके द्वारा आपका टाइट्रेशन परफॉर्म किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, ये बेसिक रिव्यू है, इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे जब आपका ये टॉपिक आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड की। ऑक्सैलिक एसिड का आपका फॉर्मूला होता है C2H5O4 into 2H2O, ठीक है। C2H5O4 into 2H2O या सिंपली COOH into 2H2O, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक डाइहाइड्रेटेड कंपाउंड होता है, मतलब कि इसके पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें रिएक्शन की बात करें, जैसे कि ये एसिड है, तो सिंपली हम न्यूट्रलाइजेशन करके पता कर सकते हैं, ठीक है, टाइट्रेशन कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो रिएक्शन कैसी होगी आपकी, जब आपका ये रिएक्शन करेगा एसिटिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और सोडियम के 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं, तो एक सोडियम आपका इस तरीके से अटैच हो जाएगा, एक आपका नीचे अटैच हो जाएगा, और आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है। अब क्या है आपका, ये जो आपका कंपाउंड बना, ये आपका होता है सोडियम ऑक्सलेट, क्योंकि आपको पता है जब भी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो उसमें एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करके साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, या ये रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होगी। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों के दोनों सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ, कितने भी नॉर्मल का बना सकते हैं, मान लेते हैं हम इसका 0.1 नॉर्मल का बनाते हैं, ठीक है, 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब जितना एसिड होगा, जितनी नॉर्मेलिटी एसिड की होगी, उतनी ही नॉर्मेलिटी आपकी बेस की होगी। तो 0.1 नॉर्मल का बनाते हैं। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे कि आपको पता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट वेट पता करना पड़ेगा। अब आपके एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट होता है 126, क्योंकि ये डाइहाइड्रेटेड है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आपका होगा 126 डिवाइडेड बाय 2, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसके पास में, तो आपका इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 63, ठीक है। कितना आ जाएगा, 63। तो ये सिंपल से इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप 63 ग्राम
ऑक्जेलिक एसिड 1000 ml वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आपका एक नॉर्मल बनता है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है ना, यहां पे रख दीजिए 63 आपका यहाँ आ गया डिवाइडेड बाई 1 लीटर का मतलब क्या है 1000 ml, यानी कि 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 1000 ml में घोला जाएगा वाटर में, तो एक नॉर्मल बनेगा। अब 0.1 नॉर्मल कैसे बनेगा? ठीक है, 0.1 नॉर्मल कैसे बनेगा? इसकी सिंपल से क्या करिए, इसको 6.3 ग्राम, समझ लो बात को। देखो 63 डिवाइडेड बाई 1 लीटर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो क्या आ गया आपका 63 एक नॉर्मल के लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको इसको 0.1 नॉर्मल बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 63 की मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए 0.1 के साथ में, तो आपका 6.1 क्या आ जाएगा ग्राम। तो 6.3 ग्राम आपको 1 लीटर में घोलना पड़ेगा, जिससे आपका 0.1 नॉर्मल बनेगा। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, तो अब दूसरी बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये भी हमको चाहिए। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट होता है 40 होता है ना। ठीक है, 40 ग्राम पर मोल ये होता है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ये आपका मोनोहाइड्रेटेड है। ठीक है, इसके पास कोई एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, अगर मैं इसको 1 से डिवाइड भी करता हूं तब भी आपका 40 ही आएगा। तो इसका मोलिकुलर वेट और आपका इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है, इसकी वजह से इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है 40। अगर हम एक नॉर्मल बनाते हैं तो 40 डिवाइडेड बाई 1 लीटर, तब भी आपका 40 ग्राम यूज होगा, यानी कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप 1000 ml वाटर में डिजोल्व करते हैं, 1000 ml वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो आपका एक नॉर्मल बनता है। अब 0.1 के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 से, तो आपका ये 4 ग्राम। ठीक है, तो अब आपको 4 ग्राम 1000 ml वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा। समझ गए यहाँ तक? गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए पसीने आ रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मोलिकुलर वेट 40, इक्विवेलेंट वेट 40 बराबर है, क्योंकि आपका मोनोहाइड्रेटेड है, सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है आपका। इसके बाद 1 नॉर्मल बनाने के लिए फॉर्मूला में अगर रखते हैं तो 40 ग्राम यूज होता है 1000 ml में। ठीक है, और 0.1 के लिए कितना होगा 4 ग्राम। अब दोनों सॉल्यूशन आपके तैयार हैं, क्या करना है आपको, इसको 1000 ml में घोलना है और इसको 1000 ml में घोलना है। आपका 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड बन गया, आपका 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक है, अब देखो सिंपल सा मैं समरी लिख देता हूँ। ऑक्जेलिक एसिड 0.1 के लिए 6.3 ग्राम 1000 ml में, समझ गए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 के लिए 4 ग्राम कितने में 1000 ml में। ये समरी हमने अभी तक जानी। इसके बाद प्रिपरेशन की बात हो गई, ये पहले वाला पॉइंट आपका हो गया। अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, आप इसको पता करोगे कि क्या ये ऑक्जेलिक एसिड 0.1 नॉर्मल का है या नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज करोगे इसको। स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ स्टेप्स आएंगे, जैसे कि सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपको ब्यूरेट में क्या लेना है, आपको ब्यूरेट में लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें भर देना है। ये आपकी 50 ml की होती है। ठीक है, तो 50 ml भर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको 10 ml, ठीक है 10 ml क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितनी कम वॉल्यूम लेंगे उतना ही कम टाइम लगेगा टाइट्रेशन को करने में। अगर आप यहाँ 50 ml लोगे तो पूरा 50 का 50 आने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये ज़्यादा यूज होगा, तो हम क्या कर रहे हैं 10 ml 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड आपका
कोनिकल फ्लास्क में हमने ले लिया। ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है आपका, 10 ml 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड आपने कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया। अब टाइट्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आपका होता है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर, इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये सूचित करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, अब देखो एसिड बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है। ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है। दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। रिएक्शन कब कंप्लीट हो रही है आपको पता ही नहीं चलेगा। नीचे आपका एसिड है, ऊपर आपका बेस है, बेस ऊपर से नीचे आ रहा है, एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं, नीचे साल्ट बन गया, लेकिन ऊपर से और एसिड आए जा रहा है, तो क्या होगा, नीचे दोबारा एसिड बन जाएगा, है ना। साल्ट के बाद क्या हो जाएगा, एसिड बनता चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं, ताकि हमको पता लग जाए कि रिएक्शन कहां पर कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इंडिकेटर का काम क्या होता है, ये इंडिकेट करता है द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये अपना कलर चेंज करता है एंड पॉइंट पर। जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा। यहाँ पे आपके दो पॉइंट आते हैं, एक आपका इक्विवेलेंट पॉइंट होता है, इक्विवेलेंट पॉइंट होता है। इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब वो होता है जहां पर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होता है, मतलब एसिड बेस की रिएक्शन आपस में कंप्लीट हो जाती है। और एंड पॉइंट वो होता है जहां पर इंडिकेटर कलर चेंज करता है। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, देखो जो इंडिकेटर आपका है ये एसिड या बेस होगा। ठीक है, इसका भी तो कोई नेचर होगा ना। मान लेते हैं हम यहां पर यूज करेंगे फिनोफ्थलीन, फिनोल्फथलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन हमने यूज किया। फिनोफ्थलीन आपका एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले रिएक्शन करेगा ऑक्जेलिक एसिड के साथ में। जैसे ही दोनों की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्सेस मात्रा, जरूरत से ज्यादा मात्रा, ये रिएक्शन करेगी फिनोफ्थलीन के साथ में, क्योंकि ये एसिड है। और जैसे ही दोनों रिएक्शन करेंगे, आपका क्या बन जाएगा, पिंक कलर आएगा। ठीक है, क्योंकि फिनोफ्थलीन का साल्ट बन जाएगा, तो पिंक कलर आएगा आपका। ये इंडिकेट करता है एंड पॉइंट। समझ गए बात को। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम इसको एसिड में डालेंगे या एसिड ही नीचे लेंगे। मान लेते हैं आपने कोई और प्रैक्टिकल आपका है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे लेना पड़ा, आपके पास में फिनोफ्थलीन ही बचा है, तो आप उसको ले लीजिए। ये पिंक कलर दे देगा बिना प्रैक्टिकल किए ही, लेकिन उस पिंक कलर को आपको फिर कलरलेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। उसके कलर को गायब करना पड़ेगा, तो उल्टा होता है। ठीक है, एसिड के साथ में कलर लाना होता है, बेस के साथ में इसके कलर को रिमूव करना होता है। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। यहाँ पे आपने 10 ml 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड डाला और 2 से 3 ड्रॉप आपने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की इसमें डाल दी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आप इसको धीरे धीरे वॉल्यूम को यहाँ से रिलीज करेंगे और धीरे धीरे आपकी वॉल्यूम इस तरीके से नीचे आएगी और आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, आपका पिंक कलर बनना शुरू हो जाएगा, बनेगा, गायब हो जाएगा, बनेगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तब तक आपको इस वॉल्यूम को अप्लाई करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें नीचे डालना है, जब तक आपका पिंक कलर स्टेबल ना बन जाए, मतलब कि वो दोबारा गायब ना हो पाए, स्टेबल रहे। ठीक है, जैसे ही पिंक कलर आपका डेवलप हो जाता है, आप वॉल्यूम को यहां से स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको नोट करना है कि कितनी वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज हुई है ऑक्जेलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। समझ रहे हो क्या बता रहा हूं। इंडिकेटर डाल दिया आपने, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप यूज करना है, नीचे डालना है, तब तक डालना है जब तक पिंक कलर ना आ जाए। जैसे ही पिंक कलर आ जाता है, आप स्टॉप कर दीजिए, इसको रोक दीजिए। फिर आपको चेक करना है कि कितनी वॉल्यूम यूज हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वॉल्यूम यहाँ पे यूज हुई है 9 ml, 10 ml, 12 ml। ठीक है, वो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल बताया, तो आप उसको नोट कर लीजिए। ऊपर आपका 50 लिखा होता है, नीचे आपका 1 लिखा होता है। मान लेते हैं 50 से लेकर 40 तक आपकी वॉल्यूम इस्तेमाल हो गई, तो 50 और 40 में कितना डिफरेंस है, 10 का, तो 10 ml वॉल्यूम आपकी यूज हुई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम को नोट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपकी वॉल्यूम आई है आपको नोट कर लेना है। ठीक है,
अब ये प्रैक्टिकल आपको दो कंडीशन में आपको कंटिन्यू करना है। एक बार आपने कर लिया, अब या तो उसको तब तक करना है जब तक आपकी कोई दो वॉल्यूम सेम ना आ जाए। मान लेते हैं आपने 3 प्रैक्टिकल किए, पहले में आपकी 9 ml आ गई, दूसरे में 10 ml आ गई, तीसरे में 10 ml आ गई, तो आप यहीं पर रोक दीजिए क्योंकि दो वॉल्यूम आपकी सेम आ गई। दैट मीन आपका रिएक्शन या प्रोसीजर बिल्कुल सही है। या फिर तब तक आपको करना है, हो सकता है आपकी वॉल्यूम 4-5 बार करने पर भी सेम ना आए तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसको 3 बार रिपीट करिएगा, प्रोसीजर को बार बार रिपीट करिएगा। और इन 3 बार जो भी वॉल्यूम आएगी, मान लेते हैं एक बार आपकी 8 आती है, फिर 8 आती है, फिर आपकी 9 आती है, इसका आप लोग क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज का मतलब क्या है, तीनों वॉल्यूम को जोड़ दीजिए और जितनी वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर 3 वैल्यू है आपकी तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 4 बार रिपीट कर रहे हो तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, चारों को जोड़ के या तो एवरेज निकाल लीजिए या फिर जब तक सेम वैल्यू ना आए तब तक उसको रिपीट करते रहिएगा। ठीक है, अभी ये हो गया आपका। तो फाइनली क्या होगा, आपके पास एक वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, N1V1 बराबर N2V2, ये मैंने आपको बता रखा है। अब इन दोनों में से किसी भी एक फेस को आप या तो एसिड मान लीजिए या बेस मान लीजिए। मान लेते हैं कि मैं N1V1 को एसिड मान लेता हूं और N2V2 को मैं बेस मान लेता हूं। बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, या आपका ऑक्जेलिक एसिड के लिए। ठीक है, अब N1 तो मेरे को पता करनी है ना। भले ही मेरे को पता है कि मैंने 0.1 नॉर्मल का बनाया है, लेकिन तब भी मुझे पता करना है कि क्या वो एक्चुअल में 0.1 नॉर्मल का बना है। तो N1 पता करनी है। V1 मैंने कितनी यूज की है, ऑक्जेलिक एसिड कितना यूज किया है, यहाँ पे 10 ml यूज किया है। तो V1 का V1 की वैल्यू कितनी है, 10 ml। अब N2 क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलिटी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलिटी मैंने यूज की है 0.1 नॉर्मल, क्योंकि ये नॉन है। जो ब्यूरेट में होता है वो नॉन होता है, उसकी पता होती है। जो नीचे होता है वो अननोन होता है, भले ही आपको उसके पता है लेकिन अननोन होगा। ठीक है, तो N2 क्या है आपका 0.1 नॉर्मल है। V2, ये V2 के लिए ही आपने सारी मेहनत की है। V2 वो है जितनी वॉल्यूम यूज हुई है नीचे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब वो आपने एवरेज से निकाली या आपने सेम वैल्यू के बिहाफ पे निकाली। ठीक है, तो जो भी आपकी आई होगी वो आपकी क्या होगी, V2 होगी। ठीक है, तो दैट मीन कैलकुलेटेड वॉल्यूम। समझ गए, तो कैलकुलेटेड वॉल्यूम। अब इस सब को आप लोग रख दीजिए किसमें, फॉर्मूला में। तो N1 बराबर N2V2 डिवाइडेड बाई V1, इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो N2 कितना है आपका 0.1 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलिटी। V2 आपका कितना है जो आपने निकाला है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी ये 9 ml आई है। ठीक है, डिवाइडेड बाई V1 हमने यूज की है 10 ml, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑक्जेलिक एसिड 10 ml यूज किया है। तो आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये हटेगी, नीचे एक और बढ़ जाएगी, तो आपकी कितनी 0.09 नॉर्मल आपका ऑक्जेलिक एसिड यूज हुआ है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया आपका। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं। समझ रहे हो, तो ये आपका तरीका रहेगा। और ये तरीका सिर्फ इसी के लिए नहीं, आगे जितने भी टॉपिक हैं इसमें ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl आपका सभी के लिए इस्तेमाल होगा। समझ रहे हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, आगे का आपका कंपाउंड रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सेम प्रोसीजर रहेगा, बस क्या रहेगा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड अननोन हो जाएगा वहां पे, वो आपका कोनिकल फ्लास्क में आ जाएगा। ठीक है, और आप जिससे उसको टाइट्रेट कर रहे हो, चाहे तो आप टाइट्रेट उसको ऑक्जेलिक एसिड से कर रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कर रहे हो, या आप उसको पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट से कर रहे हो। ठीक है, या किसी भी एसिड के साथ में कर रहे हो, वो आपका नोन रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। जिसका आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है वो कोनिकल फ्लास्क में रहेगा, और सेम मेथड आपका चलेगा। इसी तरीके से आप सभी का कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा वो सब एक एक करके। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को एक दो बार करके ध्यान से देखिएगा जो मैंने बताया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मैंने बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सब कुछ समझाने का था। ठीक है, एंड
थैंक यू सो मच।